हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज शिवांश शर्मा और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपनी क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन की क्लासेस। हम डिस्कस करेंगे उसका सिलेबस और जो पहला टॉपिक है उसको भी हम आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आई डोंट लाइक वेस्टिंग टाइम, सो ऑल यू नीड टू नो इज दैट माय नेम इज शिवांश शर्मा। आई एम अ सीएमए बाय प्रोफेशन एंड मैं आपका यहाँ पे लॉ का सब्जेक्ट ले रहा हूँ। हमारा जो सिलेबस है इंस्टीट्यूट ने ब्रेक डाउन किया हुआ है। दैट इज़ सबसे पहले लॉ होता क्या है, कैसे बनता है, उसके सोर्सेज क्या है, क्या प्रोसीजर रहता है उसको बनाने का, वो सारी बातें की हुई हैं। उसके बाद हमें स्पेसिफिकली कानून पढ़ने शुरू करने पड़ेंगे। तो स्पेसिफिक एरिया के कानून हमें पढ़ने हैं, क्योंकि सी वी कांट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरी एरिया। हम यहाँ पर सीए की फील्ड में, सीएमए की फील्ड में, सीएस की फील्ड में ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड लॉज के बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर मर्केंटाइल लॉ पढ़ना है, बिजनेस लॉज पढ़ने हैं। इसलिए पहला जो सबसे बेसिक लॉ आपको पता होना चाहिए इज हाउ यू कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कांट डू इट विदाउट मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉ रिलेटेड टू गुड्स। तो सेकंड आपका जो लॉ आएगा दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। व्हाई आई एम कॉलिंग इट सेकंड लॉ इवन दो इट्स द थर्ड टॉपिक, बिकॉज पहला जो टॉपिक है वो जनरल आपको बताएगा लॉ क्या होता है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, लॉ बनता है, तो वो कैसे बनता है, क्या उसका स्ट्रेच होता है, कौन उसे बनाता है, कितना उसको हमें फॉलो करना है, क्या हम उसको स्किप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे बात करेंगे। देन विल गो टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेयर वी विल स्टडी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद गुड्स से रिलेटेड, जब गुड्स को परचेज और सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड कानून हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे। इसको हम बड़े प्यार से सोगा बोलेंगे। फिर हमारा आगे फर्दर जब हम एक टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या लॉज हैं इंडिया में, हम उसको पढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। देन इससे थोड़ा सा एडवांस चलेंगे। आपको पता होगा पार्टनरशिप के रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं, आपने अपने इंटरमीडिएट लेवल पर जैसे 11th 12th में पढ़ा होगा। वहाँ पर पार्टनरशिप एक आउटडेटेड फील्ड लगती है, क्योंकि पार्टनरशिप उस तरह से नहीं की जाती आज के टाइम में। तो उसको थोड़ा सा एनहांस किया गया और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लाया गया 2008 में। दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम द लॉ इन यूके। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में जो कानून है उससे इसको इंस्पिरेशन मिली और हमारे देश में भी इसको लगाया गया। ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक बड़ा बिजनेस करना है तो यू कैन फॉर्म अ कंपनी। तो कंपनी से रिलेटेड जो आपके कानून है, इवन दो इस लेवल पर वी वोंट बी स्टडिंग एवरीथिंग, हमें यहाँ पर इसके बेसिक जो रूल्स हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के शेयर्स कैसे इशू होते हैं, कंपनी कितने टाइप की होती है, उसका मेमोरेंडम क्या होता है, उसके आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, मतलब जो जनरल कंपनी का जो नॉलेज आपको होनी चाहिए दैट इज कवर्ड हियर। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे, कॉर्पोरेट लॉस पढ़ेंगे जब इंटरमीडिएट लेवल पर या फाइनल लेवल पर, तो इसका डिटेल आता है वहाँ पे और एक्ट इसके साथ जुड़ते हैं। देन एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। बेसिकली जैसे आपके चेक्स होते हैं, आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन बिजनेसेस। तो इससे रिलेटेड कब बाउंस होता है, क्या पेनल्टीज लगेंगी, उन सब से रिलेटेड जो लॉज हैं वो हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। तो सो फार यू नो कि हमें बेसिकली क्या पढ़ना है अपने सिलेबस में। वी हैव ऑल टुगेदर 6 लॉज, even though the first law itself is your first topic itself is not a law, it is introduction to law. तो without any further ado let's just start। पहला टॉपिक हमारा that is इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। शब्द को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या है? हमारे देश में रेगुलेशंस का जो पूरा जाल है, पूरा फ्रेमवर्क है, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, कानून होता क्या है सबसे पहले, बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर स्टडिंग अबाउट लॉ, तो आपको वो एक नई लैंग्वेज है। तो आई विल बी टेकिंग इट वेरी स्लोली विद यू एंड हम सब चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत सहजता से कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये कौन सी बला मेरे ऊपर आ गई। राइट। तो सबसे पहले लॉ क्या है, उसका सोर्स कहाँ से आता है, मतलब कहाँ कहाँ से हमें कानून मिल सकता है, फिर हम उसको बनाएंगे कैसे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। देन लॉ के कितने टाइप्स होते हैं, आपको मैं बता दूं जो हम लॉ आगे पढ़ने वाले हैं, बिजनेस लॉज, मर्केंटाइल लॉज, वो सिविल लॉ का पार्ट होता है। इसके अलावा और भी टाइप के लॉज होते हैं।
फिर लॉ को एनफोर्स कैसे कराया जाता है, वो क्या मेजर बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बनाई जाती हैं सरकार द्वारा, मिनिस्ट्रीज बनाई जाती हैं जिसके थ्रू इस लॉ को लगाया जाता है, चेक किया जाता है। चेक करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन जुडिशियल सिस्टम, दैट इज आर कोर्ट्स। तो हमारा कोर्ट बेसिकली जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू हमें एक जस्टिस मिल सकता है। अगर हमें कानून को हमने फॉलो नहीं करा तो कहाँ पे हमें दरख्वास्त लगानी है, कहाँ पे हमें सज़ा मिलेगी, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ऑल टुगेदर बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, बट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसको इनकॉर्पोरेट करा है सिलेबस में, दैट बिफोर गोइंग फॉर द लॉ इटसेल्फ यू नीड टू नो लॉ है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ कानून है क्या, तो आप इसको सबसे इजीली देख सकते हैं कि आपके घर में भी कुछ नियम कानून होंगे। कितने बजे उठना है, अब उसमें आपकी मनमर्जी चलती है नहीं चलती, स्ट्रिक्टनेस कितनी है, दैट डिपेंड्स। बट ऑब्वियसली आप लेट्स से हर घर में ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सिगरेट स्मोक कर रहा है दैट इज़ अलाउड। दैट डिपेंड्स कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के एथिकल वैल्यूज़ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमें देखना होता है कि कुछ चीज़ें समाज में अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें बेकार होती हैं। जो चीज़ें सही नहीं होती उनको हम अवॉइड करते हैं, उनको हम रिजेक्ट करते हैं ऑल टुगेदर। ऐसी एक्टिविटीज़ को हम कंडेम करते हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। बट जैसे अच्छी चीज़ें हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनके लिए हम अप्रिसिएशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नमस्ते करना एक अच्छी चीज़ है, किसी को ग्रीट करना, आप नमस्ते नहीं बोलते कोई और चीज़ बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएटेड। तो ये आपका एक ऐसा कंडक्ट है पूरे सोसाइटी में, पूरे आपके समाज में, जिसमें आप अप्रिसिएशन करते हो जिस चीज़ की। बट व्हेन इट कम्स टू योर एक्टिविटीज़ लाइक पंचिंग समबडी इन द फेस, किसी को अब्यूज़ करना, किसी की सामान उसकी परमिशन के बिना उठा लेना, दीज आर द थिंग्स दैट यू डू नॉट सपोर्ट, बिकॉज वो चीज़ें सही नहीं है। समाज में सब व्यक्ति उसको गलत मानते हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। दैट डिपेंड्स कि लॉ उसको, दैट डिपेंड्स कि लोग जिस समाज में लोग रह रहे हैं वो समाज उसको सही बोलता है गलत बोलता है। समाज का भी फर्क आता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहां पर जो चलन है वो इंडिया में गलत, कभी कभी गलत मान लेते हैं उसको। ठीक है, आप वहां पर जो बोल्डनेस है वो इंडिया में यहाँ पे हो सकता है कि लोग उसको अश्लील माने। तो डिपेंड्स कि समाज कितना एक्सेप्टिंग है और कितना उसको रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर खाने में चीज़ें जो खाते हैं, मसाले तेज खाते हैं, वहाँ पे नहीं उसको पसंद करते लोग, ज़्यादा तेज मसाले, वो सिंपल चीज़ें खाते हैं, लेकिन वैसा खाना हमें पसंद नहीं आता। तो आप जहाँ रहते हैं वहीं के चलन के हिसाब से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और रिजेक्ट करती है। जब जो चीज़ें अच्छी हैं उनको कानूनी रूप से फोर्स किया जाए कि ये करना सही है और ये करना गलत है, अगर गलत करोगे तो हम आपको सजा देंगे और अगर आप सही करोगे तो आपको यहाँ पे हम अप्रिशिएट करेंगे, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है ये की जाती है कानून को बनाकर। यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट होती है, हमारे ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो हमें बेसिकली हम जिनको फॉलो करते हैं, जिनसे हमें डर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी का मर्डर करेंगे तो यू हैव द फियर दैट यू विल बी गेटिंग अरेस्टेड, तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, तो आपको वो डर है सिस्टम का। तो सोसाइटी में सही क्या है गलत क्या है ये तो हम सब आपस में एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, बट जब उसको कानूनी रूप से फोर्स किया जाता है कि ऐसा नहीं करना है तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज लॉ? लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस, जो ड्यूटीज हैं जो सरकार द्वारा आप पर इम्पोज की गई हैं, इम्पोज बाय गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए। थिंक अबाउट इट, क्योंकि हम सब इंडिविजुअली एक परसेप्शन रखते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि दो व्यक्तियों की सोच और दो व्यक्तियों का समय कभी मैच नहीं करता। तो ऐसे सोसाइटी में अलग अलग लोग हैं, जरूरी है कि हर व्यक्ति इसकी, जो 10 व्यक्ति एक चीज को सही मान रहे हैं तो हो सकता है 11 व्यक्ति उसको गलत मान रहा हो। ठीक है, अब दहेज को लेकर कुछ लोग कहते हैं ये चीज अलाउड होनी चाहिए, बट काफी लोग कहते हैं नहीं होनी चाहिए। तो मिक्स्ड यहाँ पे आपकी ओपिनियंस है। तो कानून ने क्या करा, दहेज को गलत माना, तो उन्होंने कलेक्टिवली देखा कि उसमें किसका फायदा है, समाज का सबका फायदा है, तो वैसी चीज अलाउ करो। ठीक है, तो वैसे आप इसको जब पढ़ेंगे तो हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ कहते हैं। बेसिकली लॉ में देखा जाता है कि सब चीज़ें हार्मोनाइज्ड वे में देखी जानी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी, जिससे सबको जस्टिस मिल सके। जस्टिस इज समथिंग जो
जैसा है वैसा मिलना चाहिए, तो इसलिए एक पर्टिकुलर कोड लिख दिया जाता है कि ऐसा ही सही है। अब आप चाहे माने या ना माने, इससे हम क्या करें? तो दैट इटसेल्फ, दैट कोड इटसेल्फ दैट यू हैव टू फॉलो इज लॉ। ठीक है, अब ये लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सेक्शंस इसके बनते हैं, आर्टिकल्स बनते हैं इसके, उसमें हर सिचुएशन को डिस्कस किया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये सही होगा, ये गलत होगा, ये पेनल्टी होगी। यही तो कानून है। ठीक है, तो लॉ के सोर्सेस क्या है? हमारा जो मेन सोर्स आता है लॉ का, वो हमारा संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो हमें पावर देता है कि हम कानून बनाएं। ठीक है, मेजर कानून कौन बनाता है, कानून कौन लगाता है, ये पूरा सिस्टम हमें पढ़ना है। इसके बाद एक बार कानून बन गया, वो कानून आपका समाज में, सोसाइटी में लगाया जाता है। हम यहाँ पर कंट्री की बात करेंगे, पूरी कंट्री में लगाया जाता है। उसके बेसिस पर अगर किसी को झगड़ा होता है, किसी को कोई चीज़ गलत लगती है, दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट्स। कोर्ट को हम यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम बोलेंगे। कोर्ट्स जो हमारे होते हैं, ये देखते हैं कि कानून सही से लगा है या नहीं लगा है, और अगर नहीं लगा है तो उसको सजा देनी है, कैसे उसको करेक्ट करना है, वो काम किसका होता है? कोर्ट्स का होता है। फिर इसके अलावा कभी कभी चलन के हिसाब से भी आपको, कस्टम्स एंड यूसेज के हिसाब से भी आपको कानून का पता चलता है। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे वैसे हमारे पास इस पर्टिकुलर सिलेबस में कवर्ड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में बेसिकली जैसे आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा हुआ कि लोग शादी कर लेते हैं, तो दे सिंपली पुट अप द फायर और उसके चक्कर लगा लेते हैं, और वो कहते हैं कि इसको शादी मान ली। तो क्या ये शादी है? इसके ऊपर कोई कानून है क्या? अग्नि किसे कहा जाता है? मंडप को कहा जाता है प्रॉपर। तो यहाँ पर चलन के हिसाब से कोई चीज़, जैसे आप, कुछ लोग क्या करते हैं, माला एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ लोग रिंग्स के थ्रू, जैसे कुछ कल्चर्स में होता है कि दे जस्ट टेक द वाउज, वो शपथ लेते हैं और उसके बाद उनकी शादी मान ली जाती है। तो चलन के हिसाब से भी कानून माने जाते हैं कि ये शादी है या नहीं है। तो कुछ चीज़ें जहाँ पे चलन को देखा जाता है, यहाँ प्रथाओं को देखा जाता है उस लोकल एरिया के, और उससे डिसाइड होता है कि क्या कानून है। अगर कोई इसको ब्रेक करता है तो फिर उसको सजा मिलती है। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ लॉ 4 हो गए। द मेन सोर्स इटसेल्फ इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक द लॉज। ठीक है, इवन द लॉ डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बनाती है, गवर्नमेंट उसको अपने मेंबर्स के थ्रू पार्लियामेंट में बिठाकर और वहां से कानून बनवाती है। वो सब मैंने आपको बताना है। देन इसके बाद कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो कोर्ट में डिसाइड हुए। लेट्स से एक्स वर्सेस वाई, कोर्ट में डिसाइड हुआ कि एक्स जीत गया। अब ऐसी भी सिचुएशन कभी फ्यूचर में किसी के साथ हुई तो कोर्ट कहेगा वी वोंट वेस्ट आवर टाइम, हमने ऐसा डिसीजन पहले दे रखा है, उसको कानून मानो और जैसा उसमें डिसाइड हुआ है वैसा ही फॉलो करो। तो कभी कभी, वैसे अभी सिलेबस में जब मैं आगे हम प्रोसीड करेंगे धीरे धीरे, तो मैं आपको केस लॉज भी समझाऊंगा कि देखो ऐसा हुआ था, हम क्यों पढ़ा रहे हैं वो चीजें, बिकॉज वो कानून बन जाता है। वंस डिसाइडेड हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको लॉ मान लेते हैं। तो दीज डिसाइडेड केस लॉज ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ लॉ, बिकॉज आपको वो मानने पड़ते हैं। तुम कहोगे इतना डिटेल में किसको पता होगा? तो ऑब्वियसली जिस फील्ड में आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उस सिचुएशन में फंसोगे तो आपका एक्सपर्ट, आपका लॉयर आपको बताएगा ये बात, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका कॉस्ट अकाउंटेंट, आपका कंपनी सेक्रेटरी, कोई तो आपको बताएगा वो सिचुएशन के बारे में, अगर आपको नहीं भी पता है तो। बट दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर, दीज आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ लॉ। ओके, फिर चलन के हिसाब से भी होता है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ा है, 3 स्तंभों पे खड़ा है, जिसमें पहला आता है लेजिस्लेटिव, यानी पार्लियामेंट जो उसका स्तंभ होता है। दूसरा उसका होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में बेसिकली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हमने ही चुना है वोट देकर। और तीसरा होता है जुडिशियल सिस्टम, जो हमारे कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं, उनमें बेंच होती हैं प्रॉपर, उसमें लॉयर्स होते हैं। दीज आर द एक्सपर्ट्स जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर लोगों के बीच के झगड़ों को सुलझाते हैं। देखो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इंडियन गवर्नमेंट है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर को बांटा हुआ है। एक सिंगल पर्सन के पास यहाँ पे पावर नहीं होती। तो हमारी पावर जो है कानून बनाने की, लगाने की और उसे चेक करने की, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, इसलिए मैंने 3 पिलर्स बोले। पहला है आपका योर पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून बनता है। दूसरा, उसको लगाने की जिम्मेदारी होती है आपकी गवर्नमेंट की। एंड थर्ड आपका
एक बार कानून लग गया, अब आपको उस कानून में कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है कि ये बंदा कानून फॉलो नहीं कर रहा है, तो यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड कोर्ट फिर सजा सुनाता है कि आपने कानून क्यों नहीं फॉलो किया। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि जैसे आपने किसी बंदे को इलेक्ट करा, वो राज्यसभा लोकसभा में जाके बैठे हैं, उन व्यक्तियों ने कानून बनाया वहां पे। अब कानून बनाने के बाद आपने डिसाइड कर लिया कि हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन हेलमेट नहीं पहनोगे तो पेनल्टी कितनी लगेगी। अब पेनल्टी कितनी लगेगी ये तो वेरी कर सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन। जहां पे बहुत सीवियर सिचुएशन है वहां पेनल्टी ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जहाँ पे आपको लगता है वो एरिया इतना ज़्यादा रिच नहीं है, वो एरिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है और वहाँ पे हम हैवी पेनल्टीज लगाएंगे तो लोग फिर रिवोल्ट करेंगे उसके अगेंस्ट। तो ये पेनल्टी कितनी लगेगी, दिस पावर इज गिवन टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ कि आप डिसाइड करें कितनी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, लेकिन एक बार आपको वहाँ पे क्या कहता है चालान कट गया, अब आप उस चालान से खुश नहीं है, आपको लगता है वो चालान गलत कटा है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट। तो लगाना, बनाना, फिर उसके बाद लगाना, और उसके बाद आपका क्या कहते हैं थर्ड सिचुएशन आती है जहां पे आप उसको चेक करते हैं कि सही से लगा भी है या नहीं लगा। ठीक है, तो पावर हमेशा बटी हुई है। देखो, पार्लियामेंट कानून बनाती है, गवर्नमेंट लगाती है, इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी इंप्लीमेंटेशंस को चेक करती है कि सही भी लगे हैं। सरकार ने कानून अभी तक नहीं लगाया तो सरकार को डांटेगी। These three pillars hold equal power। वैसे रियलिटी में सारी पावर गवर्नमेंट के पास ही होती है, बिकॉज गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और गवर्नमेंट के ही कहीं ना कहीं, देखो बोलना थोड़ा चलो छोड़ो, बोलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं पीछे सरकार का ही कंट्रोल होता है बहुत चीज़ों में। आई डोंट वांट टू से अ लॉट अबाउट दिस, बट इट इज़ द गवर्नमेंट दैट हैज़ द की, मास्टर की गवर्नमेंट के पास ही होती है। ठीक है, तो डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करने का काम किसका है, जुडिशरी का है। तो हमें इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, जब हमारा देश क्या था, आज़ाद नहीं था, हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी थी, काफ़ी लोगों की जानें भी गई अनफॉर्चुनेटली, बट वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैड दोज लीडर्स। उन लोगों ने शुरू कर दिया था कि हमें अपना देश अलग चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून, एक्ट जब भी मैं बोलूंगा तो वो एक कोड होता है, वो कानून होता है जो कहीं किसी पार्लियामेंट से पास हुआ है। उस वक्त भारत की खुद की पार्लियामेंट नहीं थी, तो यूके की पार्लियामेंट में पारित हुआ, यानी पास हुआ एक ऐसा कानून जिससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाया गया 1935 में। ये एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई गई। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है, यहाँ पे पावर बटी हुई है। इफ़ यू गो टू सऊदी अरेबिया, इफ़ यू गो टू यूएई, बहुत सारी गल्फ कंट्रीज हैं, या फिर नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे पावर यूनिटरी है, एक व्यक्ति के हाथ में है, किंग्स रूल है वहाँ पे, या फिर डिक्टेटर का रूल है। बट फेडरल गवर्नमेंट होती है जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिससे कि डिस्प्यूट्स ना हो। यानी यू कैन वेरी इजली सी कि हमारे पास पावर जो है वो तीन स्तंभों के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। बनाने की पावर जिसके पास है उसको चेक, लगाने की पावर नहीं है, और लगाने की पावर जिसके पास है उसको चेक करने की पावर नहीं है। दीज पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड and that is why we have the federal government. So this was passed in 1935 in the UK government, because at that time we didn't have our own parliament। तो पार्लियामेंट में ही तो कानून बनते हैं। तो ये एक्ट कहाँ बना, ये कहीं और की पार्लियामेंट पे बना है, जहाँ पे दो सरकारें होती थी। एक समय बाद में बताऊंगा, दो सरकारें आ जाएंगी, एक इंडियन गवर्नमेंट भी आ जाएगी और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आ जाएगी। फिर जब हम आज़ाद हो गए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई और हमारा खुद का संविधान बन गया 1949 में। आपको पता है 1949 में हम रिपब्लिक हो गए थे। 1950 में हम क्या कहते हैं 1947 में आज़ाद हो गए थे, और उसके 2-3 साल बाद हम क्या अपना खुद का संविधान हमने अडॉप्ट कर लिया था। तो फेडरल गवर्नमेंट थी। लेटर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 1950 में, जिसमें अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुकलेट है जिसमें आपको सारे देश के अंदर कौन क्या काम कर सकता है, किसके पास क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, कितनी आपकी गवर्नमेंट्स होंगी, कितनी आपके कोर्ट्स होंगे, कितनी आपकी पार्लियामेंट होंगी, ये सब लिखा है उसके अंदर, इसकी क्या पावर्स हैं। मतलब आपके लिए वो ग्रंथ सबसे ऊपर है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट वाज एक्सेप्टेड इन इंडिया। उसके अंदर 3 लिस्ट दी हुई हैं जिनका नाम है यूनियन लिस्ट। अब मैं आपको बता दूं, देखो जो आपकी सरकार होती है वो भी 3 हिस्सों में टूटी हुई होती है। गवर्नमेंट, मैं कौन से स्तंभ की बात कर रहा हूँ, सेकंड स्तंभ की, जो लॉ लगाती है।
पार्लियामेंट भी ऐसे ही है, पार्लियामेंट को भी ब्रेक किया गया है ना, ऐसे ही जुडिशरी को भी ब्रेक किया गया है, बिकॉज वी हैव द व्हाट फेडरल गवर्नमेंट, वी डोंट हैव यूनिटरी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट को प्रमोट किया, जिसमें पहली थी यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर थी वो यूनियन लिस्ट के अंदर लिखी गई थी। यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें पावर कानून बनाने की, उन आइटम्स के ऊपर पावर जो है वो किसके पास थी कानून कंट्रोल करने की, दैट वाज विद आपका यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद राज्य सरकारें भी आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास वो आइटम्स को कंट्रोल करने की पावर थी जो स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है, जैसे आपकी शराब, शराब आपने देखा होगा स्टेट के हिसाब से बैन होती है, वो ओवरऑल इंडिया में कभी बैन नहीं हुई। सर रीजन ये है कि वो पावर हर स्टेट के पास अलग अलग है, तो जो स्टेट चाहेगी वो ड्राई स्टेट में जाएगी, जो नहीं चाहेगी वो नहीं चाहेगी, क्योंकि आपको पता है सरकार को बहुत कमाई होती है इन चीज़ों से, तो सरकार भी क्यों चाहेगी, बट जो आपकी जेन्युइन गवर्नमेंट होगी वो डेफिनेटली बैन करेगी, उसको पता है लोगों का नुकसान होता है। एंड लास्टली आपके पास आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो आपकी बोथ गवर्नमेंट होती है, दोनों मिलके जो काम करती हैं, वो किस में आता है, आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। अब जैसे आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी होती है वो दोनों के हाथ में होती है। स्टेट बॉर्डर जो होता है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने बॉर्डर्स क्लोज कर सकती है, दोनों की मिलके पावर होती है। तो यहाँ पे ये लोग हार्मोनाइज करते हैं, आपस में बैठ के दोनों भला सोचते हैं, और अगर डिस्प्यूट आते भी है तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है एंड फाइनली उन पर डिसीजन लिया जाता है। तो कानून लगाने की और बनाने की जो इनिशिएशन होती है वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट्स के हाथ में होता है। तो उसके लिए 3 लिस्ट दी गई हैं, उन लिस्ट में अलग अलग मैटर्स हैं। Those matters can be initiated by their respective governments only. Distributing powers on various matters between the union and state governments. ये पावर बांटी गई है। अब सुनो, ये तो हो गई सरकार के पास पावर की बात, जो संविधान से मिली है, जो 1950 में एक्सेप्ट हो गया था। अब जब हमारे यहाँ पर सरकार का गठन हो गया था, पार्लियामेंट से पास होके कानून पास हो गया, इंडियन गवर्नमेंट बन रही है, तो 1937 में एक फेडरल कोर्ट भी बनाया गया। एंड द वर्ड फेडरल इटसेल्फ सेज कि वो पावर एक के हाथ में नहीं है, यहाँ पे अलग अलग क्या किए गए, कोर्ट बनाए गए। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द एपलेट, ओरिजिनल एंड एडवाइजरी पावर। क्या चीजें हैं, चलो बात करते हैं। एपलेट का मतलब होता है अपील करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अलग अलग लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर मैं एक बार केस हार गया हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, आई स्ट्रांगली फील कि मुझे जीतना चाहिए था, आई स्टिल हैव द गुड एविडेंस दैट आई कैन विन, तो आई कैन अपील अगेंस्ट दिस कोर्ट ऑर्डर इन द हाई कोर्ट। उससे ऊपर वाले कोर्ट में मैं अपील कर सकता हूं। ये अपील करना इज व्हाट एपलेट पावर। ठीक है, तो क्या आप अपील फाइल कर सकते हो, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो ये किस पावर किसके पास होती है, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। बट ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो आज है ना, उस समय फेडरल कोर्ट हुआ करता था। लेट मी रिमाइंड यू, अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है 1937, वो 1950 में आया था। तो जब हमारा देश की सरकार के लिए यूके गवर्नमेंट से कानून पास हो गया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, उसके बाद 1937 में दे ऑल्सो क्रिएटेड द कोर्ट्स फॉर आवर कंट्री। तो उस कोर्ट को पहले बोला गया था फेडरल कोर्ट, आज उसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। तो फेडरल कोर्ट उस समय होता था जिसके पास अपील सुनने की पावर थी, एपलेट पावर, और उसके पास कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो वो खुद ही इनिशिएट कर सकता है। एपेक्स का मतलब होता है हाईएस्ट कोर्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपके घर में एपेक्स अथॉरिटी कौन है, आपकी दादी या आपकी मम्मी, जो सबसे ज्यादा पावर रखती है। ठीक है, आप मे भी किसी केस में पापा हो सकते हैं, दादा हो सकता है, जो भी है घर का जो मुखिया है। ऐसे ही कोर्ट के मैटर्स के केस में फेडरल कोर्ट वाज द मुखिया, एपेक्स कोर्ट था वो, और उसके पास कुछ ओरिजिनल पावर्स थी कि ये काम इनिशिएट सिर्फ वो ही कर सकता है। ठीक है, वो क्या मैटर्स हैं, वी आर नॉट लॉयर्स, हमें लॉयर बनना भी नहीं है, तो हमें वो डिस्कस नहीं करने हैं। जितना हमारे यहाँ पे सिलेबस में है, वी आर सपोज टू डिस्कस दैट ओनली। तो कुछ ऐसे पावर्स थी जो इसी कोर्ट के पास थी कि वो इनिशिएट कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता वो। इसके अलावा एडवाइजरी पावर थी, जनरल गवर्नर्स सीक एडवाइस। अब इनके पास एडवाइजरी पावर भी थी कि एडवाइस करे सरकार को कि आप इसमें क्यों नहीं सोचते कानून बनाने की, इस एरिया में हमें बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं और लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है इस सिचुएशन में,
तो आप क्यों इस पे कानून नहीं ड्रॉ करते? जब लोगों को दिक्कत हो रही है और उन्हें कोर्ट में भागना पड़ता है तो क्यों ना आप उसके लिए कानून बना दे, लोग नहीं भागेंगे। तो these three powers were given to the federal court. Remember this. This was operated for 12 years. Roughly इसने 151 केसेस सुने और बाद में इसको इंडियन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडिया करंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको रिप्लेस कर दिया। इसको एपेक्स कोर्ट बोलते हैं आज के टाइम में। वी हैव द अल्टीमेट कोर्ट विच इज आवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। इवन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने खुद के डिसीजंस को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है इफ दे फील कि उनके पास बेटर उसका वो है, क्राइटेरिया आ चुका है, बेटर उसके पास एविडेंसेस आ रखे हैं, तो दे कैन रिव्यू देयर ओन ऑर्डर्स एज वेल। ऐसी पावर किसी और कोर्ट के पास नहीं होती। तो आज के टाइम में एपेक्स कोर्ट के नाम पर हमारे पास क्या है, वी हैव द सुप्रीम कोर्ट। अर्लियर वी यूज टू हैव अपना कौन सा, फेडरल कोर्ट, ओके। अब लॉ बनता कैसे, हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने बॉडीज की बात करी, उनकी हिस्ट्री की बात करी। नाउ वी आर सपोज टू डिस्कस कि हाउ द लॉ इज पास्ड, कैसे बनता है उसको। तो देखो, सबसे पहले आपको लॉ की नीड महसूस होती है कि कानून बनना भी चाहिए। दैट कैन कम फ्रॉम द कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट ही एडवाइस कर देगा इस पे लॉ बनाओ। मार्केट में आपको लग रहा है कि अब बहुत सिचुएशंस गंदी होती जा रही हैं, वी नीड टू मेक द लॉ ऑन दिस। बिटकॉइन के ऊपर कानून बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए था, सरकार को ये फील हुआ कि इसको बैन करें या ना करें, ठीक है। इसके ऊपर डिस्कशंस पब्लिक के साथ की जाती हैं, ठीक है। डिस्कशन करने के बाद उसके लिए पार्लियामेंट में एक प्रपोजल डाला जाता है। उस प्रपोजल को हम कच्चा चिट्ठा बोलते हैं। वी कॉल इट द ब्लूप्रिंट, वी कॉल इट द बिल इटसेल्फ। ये कच्चा चिट्ठा है जिसमें आप पूरा कानून बना के दे देते हैं। ये प्रपोज्ड लॉ है, दिस इज नॉट द फाइनल एक्ट। ये कानून नहीं बनाया अभी, दिस इज जस्ट अ प्रपोजल। आपकी बहुत सारी कमिटीज होती हैं जो आपकी गवर्नमेंट के साथ और बहुत सारे जुडिशियल सिस्टम के साथ काम करती हैं बैक एंड फोर्थ, और वो उनको फीडबैक देती है। इन कमिटीज में एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका काम होता है मार्केट को रीड करना, मार्केट के फीडबैक को सही जगह तक पहुंचाना, जिससे उस पर कानून बन सके, कानून उस पर स्ट्रिक्ट कानून बन सके और चेक कर सके उस सिचुएशन को। समटाइम्स वी डोंट नीड द लॉ, वी नीड जस्ट अ वार्निंग। तो वहां पे वार्निंग देके छोड़ देते हैं। तो आपको सबसे पहले ज़रूरत महसूस होती है, उस पर डिस्कशंस की जाती हैं पब्लिक के साथ, कमिटीज़ के अंदर, और फिर उसको फीडबैक के लिए तौर पे दिया जाता है बाय राइटिंग इट इन अ फॉर्मल कोड, वो होता है बिल। अब इसके बाद फिर से डिस्कशन किया जाता है। आपको याद होगा कि आपका फार्म बिल्स कभी एक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुए, वो बिल ही रह गए, बिकॉज उसके लिए कभी भी पब्लिक रेडी ही नहीं हुई। तो डिबेट्स वर हेल्ड, सरकार ने बहुत डिबेट्स करी फार्मर्स के साथ, एंड लेटर दे हैड टू टेक इट बैक, ठीक है। उसके बाद जब लगता है कि ये काम हो सकता है, जैसे अभी एलएलपी एक्ट है, तो उनको लगा यार हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है, वी नीड अ न्यू लॉ। लोग नई सिचुएशन चाहते हैं जहां पे उनको अनलिमिटेड लायबिलिटी का रिस्क ही ना हो। एंड इफ यू फील आपको जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, विच इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन। तो वहाँ पे फिर आपको घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है। तो वी नीड द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर टू बी पार्टनर टू बी लिमिटेड। फॉर दैट हमें नीड महसूस हुई एक नए कानून की। हमारा कंपनीज एक्ट पहले 1956 हुआ करता था, दैट वाज वेरी बल्की एक्ट और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। तो वी नीडेड अ न्यू लॉ जो नई सिचुएशन को समझे। मार्केट में डिजिटलाइजेशन आ चुकी थी, तो उनको लगा नया कानून लाना चाहिए, तो दे क्रिएटेड कंपनीज एक्ट 2013। तो लॉ लाने की नीड महसूस हुई, जिस पर डिस्कशंस की, उसका एक नया प्रपोजल ड्रॉ किया इन द फॉर्म ऑफ बिल। उसको फिर सबसे पहले लोअर हाउस में रखा गया। लोअर हाउस होता है आपका लोकसभा में रखा गया, वहां पास कराया गया। उसके बाद उसे अपर हाउस में भेजा गया, राज्यसभा में, और राज्यसभा में उसको पास करवाने के बाद 2 जगह पास होता है, फिर उसको प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है। रिमेंबर, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। कभी कभी ऑर्डिनेंस ही रह जाता है। ऑर्डिनेंस एक ऐसी चीज है जिससे पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट का अभी तक साइन ही नहीं हुआ, दोनों हाउसेस से पास हो चुका है, लेकिन प्रेसिडेंट ने अभी तक उस पर साइन नहीं करा है, तो वो ऑर्डिनेंस रह जाता है। वो समथिंग विच इज वेरी नियर टू बीइंग अ लॉ बट येट नॉट अ लॉ, अभी वो एक्ट नहीं बना है। तो एप्लीकेबल हो जाता है लॉ जब वो नोटिफाई हो जाता है, जब प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, और जैसे ही आप उसे कहां पर नोटिफाई कर दोगे, अब देखो कानून बन गया। अब मुझे पब्लिक को बताना है आज से चीख के कि आज से आपको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है, आप पुराना कानून फॉलो नहीं करना था। बहुत समय हो गया उसको भी ऑब्वियसली, बट मुझे तो सिचुएशन समझानी है। तो या एलएलपी एक्ट जब आपका आया था कि आपको वही पढ़ना है,
तो बेसिकली इसके लिए मुझे पब्लिक नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा, एंड दैट गवर्नमेंट डज थ्रू अ मैगजीन नोन एज गैजेट ऑफ इंडिया। ये भारत का राज्य पत्र होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। सरकार के किसी भी नए डिसीजन को, नए कानून को, कोई भी बदलाव है, उसको यहाँ पे नोटिफाई किया जाता है। इसमें नोटिफिकेशन देना ऐसा माना जाता है जैसे पूरे देश को बता दिया। तो ये एक ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया होती है, ये एक मैगजीन होती है जिसमें आपको सारे बदलाव नोटिफाई किए जाते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले नीड महसूस हुई, देन यू वेंट टू हैव द डिस्कशन ऑन दिस, एंड देन यू प्रिपेयर्ड अ बिल ऑन दैट, और उसके बाद फिर और डिस्कशंस हुई। उसके बाद जब लोकसभा में उसको पास करा लिया, राज्यसभा में पास करा लिया, राज्यसभा में पास कराना इजी नहीं होता किसी चीज को, बट करा लिया। उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के साइन भी करा लिए। नाउ इट इज वेरी नियर टू बिकमिंग द एक्ट। एक्ट तो बन गया है, बट उसको नोटिफाई और करवा दो गैजेट ऑफ इंडिया में, बस ये उस धरती पर कानून बन चुका है। अब हर बंदा उसको फॉलो करेगा ही करेगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये तरीका होता है कानून बनाने का। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, इसलिए मैं चीजें आपको बिना फालतू की बातें करे और ऑन द टॉपिक इटसेल्फ हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब इंडियन लीगल सिस्टम में कितने तरह के कानून होते हैं, लीगल सिस्टम में कितने तरह के लॉज होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास वैसे टेक्निकली सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, इस पे ज़्यादा डिस्कशन होने वाली है। एक कानून जो बनाया जाता है, ब्रांच जो बनाई जाती है, वो क्रिमिनल्स केसेस के बारे में डिस्कशन करती है, और कुछ होता है सिविल लॉ के बारे में, सोसाइटी कैसे सिविलाइज्ड मैनर में चले, दो बंदों के झगड़े कहाँ सुलझेंगे, वो सिविल लॉ का पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट ऑफ एवरी फील्ड। जब लॉयर्स होते हैं उनको चूज करना पड़ता है वो किस फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप अगर कल को CA CMA CS कुछ बनना चाहता है, तो यू विल चूज योर फील्ड, वेदर यू वांट टू गो इन ऑडिट और यू वांट टू गो इन इनकम टैक्स और यू वांट टू गो इन सम अदर फील्ड ऑल टुगेदर। लेट्स से यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोई फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो यू हैव टू चूज योर फील्ड। यू कैन नॉट लर्न एवरीथिंग, यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन एवरीथिंग, यू हैव टू बी एक्सपर्ट ऑफ अ सर्टेन एरिया। आपको कोर कॉम्पिटेंसी की जरूरत होती है, इसीलिए अलग अलग एरियाज हैं। क्रिमिनल लॉ हमारा एक टाइप का, वो सारे लॉज जो क्राइम से बेसिकली क्राइम कितना हुआ है और उस पर क्या पनिशमेंट होगी, उन सबको डिस्कस करते हैं, तो वो क्रिमिनल लॉज होते हैं। सिविल लॉ होते हैं जहाँ पे दो बंदों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, तो उनको सुलझाने के लिए सिविल लॉ होता है। सिविलाइज्ड मैनर में वो लोग रहें, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। इसके अलावा कॉमन लॉ होता है, कॉमन लॉ पे 2 मिनट में बात करेंगे, मैंने आपको वैसे समझा दिया है। डिसाइडेड केस लॉस को हम कॉमन लॉ बोलते हैं। चलो, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विद वायलेशन ऑफ लॉज एंड पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स। कोई क्राइम हुआ है, क्राइम क्या है ये लिखा जाता है एक कोड के अंदर। कोड भी कानून ही है, एक्ट की तरह। इट इज इंडियन पीनल कोड, इसको हम बड़े प्यार से बोलेंगे छोटा सा IPC। तो IPC के अंदर लिखे हुए जितनी धाराएं हैं, जैसे हमारे पास सेक्शंस होते हैं वैसे वहां पे धाराएं होती हैं। उन धाराओं के तहत आपको, इसको धाराएं हिंदी में बोल देते हैं, आप इसको आर्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, फिर सेक्शंस होते हैं, इनको धाराएं बोल देते हैं। तो इनके अंदर अलग अलग सिचुएशंस को डिस्कस किया गया है कि अगर फांसी देनी है किसी को तो यहाँ पे होगी, किसी को मर्डर के लिए कहाँ पे सजा मिलनी है, वो सब लिखा होगा, ठीक है। तो IPC इसको डिस्कस करता है, और कैसे उसको सजा दिलवाई जाएगी वो पूरा प्रोसीजर है CRPC में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये पूरा प्रोसीजर लॉयर्स को पढ़ाया जाता है, उनके पूरे सिलेबस में आता है। वी आर फॉर्चुनेट कि हमें ये नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि जो IPC है वो आपका क्राइम से डिस्कस करता है, क्राइम को डिस्कस करता है, और CRPC डिस्कस करता है, ठीक है। IPC डिफाइंस द क्राइम एंड CRPC वो प्रोसीजर बताता है कि पनिशमेंट कैसे देनी है। यानी आपका क्या क्राइम है, उसका नेचर, मर्डर हुआ है और कितने साल की सजा मिलेगी, वो लिखा है IPC में। लेकिन सजा दिलाने का प्रोसीजर कहाँ लिखा है, CRPC में। तो यू नीड टू नो बोथ, राइट। इस जैसे मर्डर, किडनैपिंग, ये सब आपका कहाँ आता है, IPC में, और इनको कैसे सजा दिलानी है वो आपका CRPC में, ओके। सिमिलरली सेकंड जो हमारा सोर्स आता है, सेकंड टाइप का जो लॉ आता है, दैट इज सिविल लॉ। सिविल लॉ कंसर्न होता है हमारे डिस्प्यूट सॉल्व करने से, सोसाइटी कैसे सिविलाइज्ड मैनर में चले। तो वी हैव, इट इज गवर्न्ड बाय सिविल कोड प्रोसीजर 1908
सीपीसी बोलते हैं, उसको सीआरपीसी बोलते हैं, इसको सीपीसी बोलते हैं। तो तुम कहोगे इसका आईपीसी कहाँ गया, इसका भी तो बताओ, क्राइम कहाँ लिखा है, पनिशमेंट। पहली बात तो यहाँ क्राइम नहीं होता, यहाँ पे डिस्प्यूट सिचुएशंस होती है और वही कानून तो हमें पढ़ने हैं। तुम्हें यहाँ, वहां तो आईपीसी है जैसे, और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, और उसके अलावा उसका प्रोसीजर क्या है, वो आईपीसी और सीआरपीसी था। बट यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा वो सीपीसी में लिखा है। बट व्हाट अबाउट नेचर ऑफ द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट किस तरह का है? तो भाई सिविल लॉ बहुत ब्रॉड है, तो उसके लिए बहुत सारे कानून हैं। एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्जाम्पल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एग्जाम्पल एलएलपी, एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, एग्जाम्पल आपका पूरा सिलेबस। तो वो जो सिलेबस पढ़ रहे हो वही तो कानून उसका नेचर बताएंगे, उसमें क्या पेनल्टीज होंगी वो बताएंगे। बट उसको पेनल्टी को लगाना कैसे है वो आपका सीपीसी में है। तो क्या हमें सीपीसी भी पढ़ना है? नहीं, हमें नहीं पढ़ना, वो लॉयर्स को पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पर अपने जो आगे पढ़ने वाले हैं मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ, वो सिविल लॉ का ही पार्ट है, जिसमें हमें बिजनेस से रिलेटेड नेचर डिस्प्यूट्स को पढ़ना है, सिचुएशंस को पढ़ना है, उनके रिलेटेड हमारे क्या क्या कैसे रेजोल्यूशन होता है चीजों का वो पढ़ना है। बट आपको कैसे प्रोसीजर, उसको कैसे सजा दिलानी है, कैसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना है, वो पूरा प्रोसीजर वी डोंट हैव टू स्टडी दैट, बिकॉज सीपीसी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो याद रखना सिविल लॉ बहुत ब्रॉड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नेचर वगैरह के लिए कोई एक डेफिनेट एक्ट नहीं बता सकता, बहुत सारे यहाँ पे एक्ट होते हैं। जैसे नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स खरीदे, उसने डिलीवरी नहीं करे, तो फिर कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। तो किस एक्ट के तहत जाओगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत। यस। और उसको कैसे प्रोसीड करोगे, प्रोसीजर क्या लगाओगे, वो सीपीसी लगाया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया। फिर हमारे आते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ बेसिकली वो जुडिशियल डिसीजंस है, इनको हम जुडिशियल प्रेसिडेंट बोलते हैं, या वो केस लॉस जो पहले डिसाइड हो चुके हैं। मैंने आपको समझाया था कि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ, उसका एक कंक्लूजन कोर्ट ने दे दिया। कोर्ट कहेगा डोंट वेस्ट माय टाइम, अगर आपकी सेम सिचुएशन है, गो एंड यूज दैट केस लॉ एज योर बेसलाइन लॉ, उसको ही लॉ मानो और वैसा ही करो जैसा वहां डिसाइड हुआ। तो क्योंकि आप दोबारा लाओगे, हम फिर वही बताएंगे। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम, व्हाई डोंट यू गो एंड अप्लाई दैट रूल फॉर योरसेल्फ। A Supreme Court judgment will be the binding on all the courts. Why not the lower courts? वैसे हाई कोर्ट वगैरह के भी डिसीजंस होते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट के केसेस को ही माना, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है। जो उसने बोल दिया वो ही पत्थर की लकीर है, फिर तो वो कानून बन गया। अब उसको तोड़ना है तो गवर्नमेंट एक ही काम कर सकती है, नया कानून ले आए। सरकार ने बहुत बार ऐसा करा है कि जब मल्टीपल केस लॉज हो जाते हैं, बल्कि हो जाता है, तो आप हर सिचुएशन में अलग अलग केस पर लग रहे हैं, तो सरकार ने क्या करा, उनको मर्ज करा और उसके लिए नया कानून बना दिया, जिससे कि सब जो कंफ्यूजन है वो सब खत्म हो जाए। तो टाइम टू टाइम सरकार अपने लॉज को अमेंड करती रहती है, जिससे कि जो सरकार के प्री डिसाइडेड डिसीजंस हैं वो आपके कैंसिल आउट हो सके, जिससे कि ज़्यादा बल्कि ना हो चीज़ें। ठीक है। इट्स सपोर्टेड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ डिसाइसिस, विच मीन्स टू स्टैंड बाय व्हाट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। अब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कुछ और दूसरी बार कुछ और डिसाइड करेंगे तो ये कैसा न्याय हो गया? न्याय तो वो है ना जो सबके लिए एक जैसा है। तो इसलिए जो आपने डिसाइड कर लिया वो सबके लिए एक जैसा ही है। अब सरकार चाहे बाद में तो उस केस लॉ को खत्म करने के लिए एक नया कानून ला सकती है, क्योंकि कानून तो फिर वो वाला जो ऊपर आपने डिसाइड करे होंगे यहाँ पे ये तो बाइंडिंग होंगे ना, राइट। तो दिस प्रिंसिपल एनफोर्सेस कोर्ट्स टू गिव सेम जजमेंट एज प्रीवियसली डिसाइडेड इन द सेम सिचुएशन ऑन ऑल 4 legs with earlier decision। आपको पूरे सपोर्ट उसको देना है जैसा पहला डिसाइड हुआ है, कोई अपना यहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं डालना है, एज डिसाइडेड अर्लियर आपको वैसे ही चलना है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास 4 और कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। पहला आता है जस्ट नेचुरल। जस्ट नेचुरल का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गोइंग बियॉन्ड द रिटन लॉ। आपने अकाउंट से पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपको जो रियलिटी दिख रही है, आपको लग रहा है वो गलत है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल बुकिश भाषा में देख रहे हो और उसको फॉलो कर रहे हो। इससे किसी के साथ नुकसान हो सकता है। यू फील दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ एंड यू आर नॉट लेटिंग दैट पर्सन टॉक, दैट इज रॉन्ग। ठीक है। तो इट डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच गोज बियॉन्ड द रिटन कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट के बियॉन्ड जाके, जो लिखा है उसके बियॉन्ड जाके भी अगर आपको लगे कि हमें, लेकिन आप जस्टिफाई करने चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि आप जो लिखा है उसको मान ही नहीं रहे, फिर तो मनमानी हो गई, फिर तो ये लॉ फॉलो करना कैसा हो गया।
तो पहला हो गया आपका जस्ट नेचुरल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नेमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ, या इसको बोलते हैं रूल अगेंस्ट बायस, यानी नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस, इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रेजुडिस। मतलब आप अपनी ही सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते, आप अपनी सिचुएशन को जज नहीं कर सकते कि उसमें बायसनेस आएगी, ठीक है। आपको उसको ऐसे जज करना है एज इफ वो आपके लिए बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। तो ये जजेस वगैरह के लिए लगता है कि दे हैव टू बी वेरी यूनिक वाइल डिसाइडिंग, ओके। इसके आता है थर्ड ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, यानी रूल हियर द अदर साइड एज वेल, यानी दूसरे को पूरा मौका मिलना चाहिए बोलने का। एवरीबडी हैज़ द राइट। आपको पता होगा जब आपका 26/11 हुआ था, उसके बाद कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इवन ही वॉज अलाउड टू स्पीक, बिकॉज इस नियम के अनुसार कि सबको बोलने का हक है। हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर चांस ऑफ स्पीकिंग, को सुना जा सके, ऐसा उसको मौका मिलना चाहिए। एंड रीजन डिसीजन, ये स्पीकिंग ऑर्डर है, ये हमेशा जजेस पे लगता है, यानी आप जब जजेस डिसीजन देंगे तो आपको उसका रीजन देना है। आप सिर्फ ये डिसाइड करके छोड़ नहीं देंगे, आप उसे रिलेटिव सेक्शन नंबर से उसको सपोर्ट करेंगे, उसका प्रॉपर कंक्लूजन लिखेंगे। तो जब आप कोर्ट से कभी भी देखना, अगर आपके घर में कभी ऐसा कोई केस लॉ डिसाइड हुआ है, तो यू विल फाइंड कि वो एक पन्ने में नहीं लिखा जाता, 3-4 पन्नों में उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देता है। एंड जितना अच्छा जज होगा उसको उतना अच्छा एक्सप्लेन करेगा। तो एवरी जज ऑफिसर नीड टू फॉलो दिस प्रिंसिपल वाइल मेकिंग अ डिसीजन बाय गिविंग द रीजन। डिसीजन लेगा तो रीजन के साथ लेगा, विदाउट रीजन दे कैन नॉट टेक। इट कैन ओवरराइड कॉमन लॉ एंड नॉट द लॉ इटसेल्फ। कहता है ये सारी चीजें जो हैं ये कॉमन लॉ को तोड़ सकती है। कॉमन लॉ आपका कौन सा है? ये रहा, जो प्री डिसाइडेड डिसीजंस है। इसमें आपको लगता है कि कोई नई सिचुएशन आ रही है तो डेफिनेटली सुनो दूसरी पार्टी को, कुछ नया डिसाइड हो सकता है तो करो, अब इसके हिसाब से चलने की जरूरत नहीं। बट जो लॉ में लिखा है प्रत्यक्ष रूप से, उसको तो आप नहीं तोड़ सकते, ठीक है। ये बात इसने यहाँ पे लिखी। द प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड वेयर इट इज एक्सक्लूडेड बाय स्टैचू मतलब लॉ इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट एंड इम्प्रैक्टिकल। अब सरकार को लगता है पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कसाब को बोलने का मौका दे दिया तो ऐसे तो फिर बहुत आएंगे और हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, हम ही मार के जाएंगे और फिर हमारे कोर्ट में खड़े होके और कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप मना कर सकते हो उसको बोलने का, या इट इज नॉट पॉसिबल, वो प्रैक्टिकल नहीं है हम उसको बोलने का चांस दें बिकॉज इट्स टू लेट मे बी, या कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है, ऐसी सिचुएशन से सीधा उड़ा दो। बहुत सारी सिचुएशन, सी आई एम टेकिंग वेरी ड्रामेटिक चीज़ें, बट बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। ये सिंपल सी जो आपके बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस लगता है, कॉमन लॉ में ज़्यादा लगता है, और जो आपके सिविल और आपके क्रिमिनल जो लॉज हैं, जो प्री डिसाइड कह रहा हूँ सॉरी, जो पहले से रिटन लॉ है उसको नहीं तोड़ सकते आप, बिकॉज आपको पता है नेचुरल जस्टिस में, इसमें कॉमन लॉ में क्या होता है, ऑब्वियसली प्री डिसाइडेड केस है तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस जज ने इतना अच्छे से डिसाइड ना करा हो, तो इस जज को और मैटर्स मिल गए डिस्कस करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लगाएगा और वो अपने रीजन देकर नया डिसीजन सुना सकता है अगर उसको लगता है थोड़ा सा ऑल्टरेशन है सिचुएशन में एज कम्पेयर टू दी ओल्डर वन। तो ये वहाँ ज़्यादा लगते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया। अब कानून बन गया तो उसको लगाना भी है। आफ्टर लॉ इज मेड इट्स नीड्स टू बी प्रॉपरली एनफोर्स्ड और इम्प्लीमेंटेड। तो कहता है गवर्नमेंट को ट्रस्ट किया जाता है इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ कि वो कानून लगाएगी। अब याद रखना सरकार बहुत फैलाव में है, पूरे देश में उसको कानून लगाना है तो अकेले तो वो काम कर नहीं सकती। आज आपको कंपनी बनानी है तो आपको वो काम सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो आप जाओगे मोदी जी के पास कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं, ऑब्वियसली आप क्या जाओगे, उनके द्वारा जो अप्रूव्ड अथॉरिटीज है, उनकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आपको आरओसी मिलेगा। आरओसी आपके हर सिटी में होता है, हर स्टेट में होता है, सॉरी 1-2 स्टेट हैं जहाँ पे आपके 1 से ज़्यादा आरओसी हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बेसिकली वो ऑफिस होता है जहाँ आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो आपके एजेंट बने हुए हैं सरकार के, जो बेसिकली सरकार के बिहाफ पे काम करते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ये किसके पास ट्रस्ट की गई है? सरकार के पास, कि सरकार कानून लगाएगी। और याद रखना सरकार खुद नहीं लगाती, सरकार ने भी ये पावर जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज के, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव IAS PCS इन सब के पास डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। और ये सब हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो हमें सर्व करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हेड ऑफ मिनिस्ट्री क्या होता है? कि यूनियन मिनिस्टर होता है।
जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो भी होंगे, और उनके नीचे फिर अलग अलग स्टेट के मिनिस्टर्स आते हैं, और उनके नीचे फिर IAS PCS आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं। तो हमें वो सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करनी है जो हमारा कानून लगाने में मदद करते हैं। क्विकली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, इट इज़ अ मिनिस्ट्री विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमी को देखती है, कमाई कहाँ से होगी, खर्चा कहाँ होगा, देश की जो गुल्लक है, ट्रेजरी है, वो कैसे संभाली जाएगी, ये इसके हाथ में होती है। फाइनेंस पूरा इसके हाथ में होता है। दिस इज नथिंग बट द मदर ऑफ द होम। हमारे देश की जो मदर, जैसे घर में मम्मी संभालती है फाइनेंस, मे बी कुछ घर में पापा संभालते हो, डोंट टेक दी ऑफेंस, बट ऐसे अगर मदर संभालती है तो उसी तरह मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हमारा सब यहाँ पे पैसा संभालता है। इट इज कंसर्न्ड विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक हो गया, जो पैसों में काम करते हैं, LIC हो गई, ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या हैं आपके, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है जो पैसे में काम करते हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स हो गए आपके, स्टॉक मार्केट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा स्टेट एंड सेंट्रल फाइनेंसेस, ठीक है, यूनियन बजट, स्टेट का फाइनेंस, अब रेलवे का बजट आना है, यूनियन पूरे देश का बजट आना है, यूनियन मतलब ओवरऑल लेवल, तो उसका बजट आना है, ये सब कौन देखता है, दिस इज इंटरेस्टेड ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। प्रोफेशनल्स लाइक CA, CMA, CS ये क्या करते हैं, ईगरली वेट करते हैं एनुअल बजट्स का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संभाला गया, बिकॉज हम इसी फील्ड में तो काम कर रहे हैं। इट प्रोवाइड्स द टैक्स रेट्स, हमारी रोजी रोटी का पूरा लेखा जोखा इस पे है, मतलब पूरा भार इस पे है, तो हम बजट की वेट क्यों नहीं करेंगे। बजट एलोकेट किसको कितना किया गया, सरकार ने रेलवे को इतना बजट एलोकेट कर दिया है। नई स्कीम सरकार की आ गई, सुकन्या समृद्धि आई थी बहुत पहले, जब लड़की के लिए, छोटी लड़की पैदा होती है तो उसके लिए यू कैन ओपन एन अकाउंट। इसके अलावा PPF की स्कीम्स हैं, ऐसी नई नई स्कीम्स जो लोगों को आकर्षित करती हैं। तो भाई हम भी तो अपने क्लाइंट्स को बताएंगे ना ये स्कीम, कोई मेरे पास एडवाइस के लिए आएगा। दैट्स वाई वी ऑल्सो ईगरली वेट फॉर दीज डिसीजंस टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विच इज वाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज जो हमारे हमेशा रेडार पे रहती है, जिसको हम हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो हमारी सर्वेलेंस में रहती है। छोटे छोटे उसके इवेंट्स, उसके नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में जो आते हैं हम देखते रहते हैं, जिससे कि हमें पता चलता रहे और फिर हम अपनी कम्युनिटी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज, वो 4 सिविल सर्विसेज पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, यस, अगर आपको इनकम टैक्स का ऑफिसर बनना है तो आपको IRS के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, यहाँ पे आपको अगर कैग के पास जाके काम करना है, व्हाट इज कैग, ये तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बेसिकली ये गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, यानी खातेदारी जो होती है और उसके बाद उसकी जो ऑडिट होती है, उन सबको देखता है। तो इसके अंदर आपको जाके काम करना है तो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, ये एक डिपार्टमेंट होता है, और इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, ये एक आपका डिपार्टमेंट होता है। तो 4 आपके सिविल सर्विसेज यहाँ पे। इट ऑल्सो कंट्रोल्स इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट सर्विस, CMA, जैसे जो मेरी फील्ड है बेसिकली, तो वो भी इन्हीं के अंडर आता है, ठीक है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 6 स्मॉल डिपार्टमेंट्स। ये सर्विसेज थी, बट इन सर्विसेज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हैं, क्योंकि देखो काम है, काम को बांटेंगे तो डिपार्टमेंट्स बनते हैं। तो जो आपके इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो अलग अलग पॉलिसीज आ रही हैं, आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर कोई नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो कौन बनाएंगे, सारे जितने भी पॉलिसीज हैं, ये वाला डिपार्टमेंट काम करेगा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है। करेंसी को लेकर स्टैम्प आपके बनाने हैं, जो आपके बेसिकली स्टैम्प चिपकाए जाते हैं, सरकार को पे होता है इसके थ्रू। कैसे पे होता है समझ में नहीं आया। बेसिकली आपको अगर कोई टैक्स भरना है तो या तो आप सरकार को चालान के थ्रू पे कर दो, जैसे आप चालान पे करते हो। चालान सिर्फ वही नहीं होता जो स्कूटी वालों का होता है या कार वालों का होता है, नो, चालान मीन्स एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच यू आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप सरकार को पे करो, चालान कटता है कहते हैं इसलिए। तो आप दूसरा तरीका हो सकता है, सरकार के स्टैम्प खरीद के रख लो। उन सरकार को आप कहाँ से स्टैम्प खरीद सकते हो, अपने पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, और फिर जब भी आपको कोई खर्चा करना है, कुछ करना है, तो आप उस पर अप्रूवल सरकार की लगाना चाहते हो तो वो स्टैम्प चिपका दो। तो बेसिकली यू पेड अ पोर्शन ऑफ योर दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट बेसिकली, ठीक है।
इसके साथ एक कॉपरेट करता है विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ है। आईएमएफ को लगता है कि हमारे देश में, जैसे यू नो दिस, आपने अपना 11th-12th में पढ़ा होगा कि आईएमएफ ने हमारे देश को $6 बिलियन का लोन दिया था। तो बेसिकली दिस वाज डन थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए, किसी और देश को हमें पैसा देना है, उनसे लेना है, तो ये सब काम कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ऐसे खर्चा करना है, कहाँ पे आपको ब्रिजेस बनाने हैं, कहाँ पे आपको क्या खर्चा करना है, कितना एलोकेट करना है, वो सब किसका काम है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या काम है? बेसिकली कितना कमाई करनी है। अब कमाई सरकार की कैसे होती है? टैक्स के थ्रू। तो किस एरिया में टैक्स लगाएं, कहाँ पे हटाएं, ये सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। फिर इन्वेस्ट कहाँ करें, किस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अरे बीएचएल तो बहुत पुअरली परफॉर्म कर रही है, चलो उसमें से पैसा हटाते हैं, डी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं और लगाते हैं। तो ये पर्टिकुलर काम किसका होता है? इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। पब्लिक एसेट मैनेजमेंट मतलब जिसमें सरकार का पैसा लगा होता है, ऐसे एरियाज को मैनेज कौन करता है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। क्योंकि आपकी ट्रेजरी में पैसा पड़ा और आप उसको निवेश नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट का अलग एक डिपार्टमेंट बना रखा है। फिर पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए, जो सरकार की एंटरप्राइजेस है, उनका अच्छे से काम हो सके, बिकॉज यू नो दे परफॉर्म वेरी पुअरली, तो वी हैव पब्लिक एंटरप्राइजेस का डिपार्टमेंट अलग से। एंड देन वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज, विच इज अगेन अ फील्ड, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है, उस पर तो हमारी नजर रहती ही रहती है। वी आर ऑल्सो कंसर्न विद दीज फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई। यस, आरबीआई भी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है। क्यों? फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग सेक्टर, और बैंकिंग सेक्टर का लीडर कौन है? एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है उनकी? आरबीआई। और आरबीआई किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। रिमेंबर दिस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हेड होता है, वो बेसिकली इन सब का भी हेड है, यू नो दिस। मिनिस्टर, इसलिए मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। तो दैट, नो पन इंटेंडेड प्लीज। अब आता है नेक्स्ट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वो सारी मिनिस्ट्री जिसमें सरकार ने पावर बांटी हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास बेसिकली कॉर्पोरेट एरियाज का सारा मैटर्स हैंडल करने की पावर है, जैसे कंपनीज एक्ट, एलएलपी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बेसिकली कोई कंपनी कंगाल हो गई तो उसके लिए एक नया कोड है। यू विल डेफिनेटली स्टडी इट इन योर इंटरमीडिएट लेवल और फाइनल लेवल। दिस मिनिस्ट्री इज रन बाय सिविल सर्वेंट्स, जैसे कि आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। This ministry is concerned with internal security of the nation and domestic policy, headed by the Ministry of Home Affairs. अमित शाह इसके वो रहे हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो वो बेसिकली लीडर थे इसके। तो इनका काम क्या होता है? बॉर्डर की मैनेजमेंट, बेसिकली आर्मी के साथ कोऑपरेट करना, उनको अगर कहीं अंदर दंगे हो गए तो उसको हैंडल करना। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, ये सारे देखना। देश की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसमें 3 आता है: सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। देश में जो पूरा सेंसस होगा, पॉपुलेशन की स्टडी होगी, वो सारे काम बेसिकली कि कौन कौन सी भाषा बोलता है, कौन क्या काम करता है। उसके बाद स्टेट्स को हैंडल करना। डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट क्या करती है? प्रॉपर स्टेट्स को हैंडल करती है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया। तो इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट आ गए? वी हैव 6 डिपार्टमेंट्स फॉर दिस। ठीक है, फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देखो ये सारे डिपार्टमेंट्स याद करने हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। नेक्स्ट मिनिस्ट्री हम याद करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आप समझते हो ये कोर्ट वगैरह के बेसिकली सारे प्रोसीजर्स देखेगी मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री प्राइमरीली डील्स विद ड्राफ्टिंग, एडवाइजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कोई कानून बनना है तो सारा काम किस मिनिस्ट्री के थ्रू होता है? इसके थ्रू, क्योंकि सरकार को ही नीड महसूस होती है। बेसिकली सबसे पहले सरकार को फीडबैक मिलेगा लोगों से कि नहीं, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। ठीक है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है, ये ड्राफ्टिंग का काम करता है, बिल बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ये एडवाइस करने का काम करता है सरकार को कि ये मैटर पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या करता है? पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि सरकार, कोर्ट जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किसका अपॉइंटमेंट होना है, किसका नहीं होना, कौन सा जज कहाँ ट्रांसफर होगा, ये सारी चीज़ें। रेगुलेटरी बॉडीज इसके अलावा जो आती हैं, देखो मिनिस्ट्री सारी खत्म हो गई। अब इन मिनिस्ट्रीज के अंडर अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज होती है, जैसे सेबी। ठीक है, सेबी कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी देखती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ काम कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ काम कर सकती है, क्योंकि इसके साथ
आपका सारा जो स्टॉक मार्केट है वो सब जुड़ा हुआ है, तो स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी जुड़ेगी। आरबीआई, आरबीआई आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है, बट इसके अलावा ये और एरियाज में भी देख सकता है। तो ये तो बॉडीज हैं जो मिनिस्ट्री के अंडर काम के लिए इंटरेस्टेड की गई हैं, बेसिकली ये पर्टिकुलर काम करेंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट सेबी फर्स्ट। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, सबके लिए रेगुलेटरी बॉडी है, सब तीनों ही रेगुलेटरी बॉडीज है। आईबीबीआई भी रेगुलेटरी बॉडी है। ये देखती है सिक्योरिटी मार्केट्स ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, बट दे क्लोजली वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एज वेल, डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988, उस समय हमारा देश बहुत डूब रहा था, आपको पता ही है, यहीं से वो फेज शुरू हुआ था कि जब हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी थी, एलपीजी, ठीक है। ये एक तब एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करती थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब नौकर की तरह काम करती थी, आई वोंट से नौकर, बट इसको ऑर्डर्स मिलते थे और ये काम करती थी, बट इसको फिर स्टैट्यूटरी पावर दे दी। स्टैट्यूटरी पावर मतलब इसका अलग से कानून बना दिया गया और कहा गया कि इसको कोई डिसीजन लेने का हक है। स्टॉक मार्केट में अभी आपको पता होगा जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बेसिकली स्टॉक मार्केट पे जाके अपने प्रमोट करते थे अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स को, और लोगों का नुकसान हुआ उससे काफ़ी। आई वोंट ब्लेम एवरीबडी, बट देयर आर मेनी हु डिड दिस फॉर मनी। तो अब सेबी ने उस पर क्या लगाई है, रोक लगाई है कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये पावर सेबी के पास आई है, यानी उसके पास ये पावर सरकार ने दी है ना, दैट दे कैन स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग इन द कंट्री। तो ये जो स्टैट्यूटरी पावर्स है इसको बाद में मिली जब इसका 1992 में कानून बन गया, सेबी एक्ट बन गया। आई थिंक ये आपको समझ में आता है। फिर आरबीआई, वी ऑल नो अबाउट आरबीआई, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसका जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है वो यही है, एंड दिस इज अगेन ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कंट्रोल्स एंड सप्लाइज द मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इट हैज स्पेशलाइज्ड डिवीजन BRBNM, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान, जिसका काम क्या होता है, नोट को प्रिंट करना, करेंसी नोट्स को प्रिंट करना। इसकी प्रेस जो है वो नासिक में और देवस में लोकेटेड है। इट हैज़ अनदर डिवीजन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट एंड सेटल द पेमेंट्स, ठीक है। इसका काम क्या है, पेमेंट्स वगैरह को सेटल करना, NEFT, RTGS और वो आपके UPI हो गया, ये सब इसी के थ्रू ही काम करता है। फिर इसके अलावा इसका डिपॉजिट्स इश्यूज एंड deposits issuance and credit guarantee corporation was established as a division to issue deposits to the banks। ये थोड़ा कट हो रहा है मे बी आप लोगों के लिए, बट इसका काम क्या होता है, बैंकों को गारंटी इशू करना, बैंकों को डिपॉजिट्स देना। आरबीआई बैंकों का बैंक है तो यही तो काम करेगा, तो बैंकों को देखने के लिए नीचे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, वो बनी, ठीक है। एंड देन आता है IBBI, रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स। आपको मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पढ़ाया था, उसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ाया था। बेसिकली जब कोई बंदा कंगाल हो जाता है तो उसको कंगालियत पे ना जाए, पूरी कोशिश की जाती है रिवाइव करने की। लाइक इट हैज़ बीन डन विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट लाइक BHL, BSNL, उनको पैकेजेस दिए जाते हैं सो दैट दे कैन रिवाइव। बट अगर वो रिवाइव नहीं हो रही हैं एंड दे आर बेसिकली बिकमिंग बर्डन ऑन द गवर्नमेंट, तो उसको बंद करना ही सही रहता है। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना, स्पेशली अगर वो कॉर्पोरेट सेक्टर से है, इट्स नॉट इजी बिकॉज बहुत लोगों का पैसा उसमें अटका हो सकता है। तो इट फॉलोज अ प्रोसीजर, इंसॉल्वेंसी का एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसके लिए अलग अलग आपको बेसिकली एंटिटीज बनाई जाती हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ोगे तो IPs, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूनिट इसकी होती है, बेसिकली वो बनाई जाती हैं। इंफॉर्मेशन यूनिट्स क्या हो गए कि आपको सर्च करना है तो आप डेटाबेस सर्च कर सकते हो, पर पूरी यूटिलिटी बनाई जाती है, यूनिट्स बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, यूटिलिटीज़ होती है ये। और इंफॉर्मेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपके इसके लिए हायर किए जाते हैं। दे कैन एक्ट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वहाँ पे जाके वो हेल्प कर सकते हैं किसी कंपनी को बंद करवाने के लिए। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था अक्टूबर 16 को। इसको स्टैट्यूटरी पावर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू ही मिलती है, जो मैंने किसके अंडर आपको बताई हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर। वहाँ पे कंपनीज एक्ट आया था, LLP आया था और एक IBC आया था, IBC कोड, एक्ट, कोड कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नाम कोड के थ्रू दिया है। ये 5 मई 2016 को बेसिकली बन गया था। इट कवर्स कंपनीज, LLPs, इंडिविजुअल फर्म्स। यस, पुराना जो कोड होता था उसमें कंपनीज अलग थी, इंडिविजुअल्स अलग थे, अब सब एक साथ ही आ गए हैं। अगर मैं कंगाल होता हूँ तो मैं भी यहीं जाऊँगा और कोई कंपनी कंगाल होती है वो भी यहीं जाएगी।
टारगेट्स टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर। 6 महीने तक के टाइम में इसको पूरा कवर करने की कोशिश की जाती है, 180 डेज। पहले में 2.5-3 साल 10 साल लग जाते थे, लोग केस फाइल कर देते थे कि भाई हमारा पैसा अटका हुआ है, इसे बंद नहीं कर सकते तुम। बट नाउ दे आर गिवन बेसिकली मोर स्मूथ प्रोसीजर टू गेट देयर मनी बैक। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, थोड़ा मॉडर्न ये क्या कहते हैं लॉ है, कोड है, विच ट्राइज टू सिंप्लीफाई अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हैंडल्स केसेस यूजिंग two tribunals, NCLT and debt recovery tribunal। and what are these tribunals? आप देखो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। ट्राइब्यूनल्स का काम क्या होता है? कोर्ट का बर्डन कम करना। ट्राइब्यूनल्स का काम है सुनवाई करना। तो तुम बोलोगे वो बेसिकली वो तो हमारा कर ही रहा है ना कोर्ट। तो यू आर नॉट डिसअलाउड फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट। आपको हमेशा कोर्ट में जाने की पावर है, बट कोर्ट कहता है हमारे पास ऑलरेडी करोड़ों केसेस पेंडिंग है, वी कैन नॉट वेस्ट आर टाइम ऑन दिस, तो यू हैंडल इट योर सेल्फ। अपने ट्राइब्यूनल, छोटे छोटे ट्राइब्यूनल्स बनाओ, छोटे कोर्ट होते हैं, बहुत स्पेसिफिक, बहुत इफिशिएंट कोर्ट होते हैं। टाइम जो देते हैं वहीं उसी वक्त जाना पड़ता है, आपको प्रॉपर सुनवाई होती है वहाँ पे, एक पर्टिकुलर चांस दिया जाता है आपको बोलने का, इतने समय में ही बोल सकते हो। तो NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, ये 2 ट्राइब्यूनल है जो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर के लिए काम करते हैं। तो ये ट्राइब्यूनल्स अंदर बने हुए हैं, किसके? IBC के तहत ही काम करते हैं। NCLT वगैरह और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कंपनीज एक्ट के साथ भी काम करेंगे और LLP के एक्ट के साथ भी काम करेंगे। तो अकेला यहाँ पे IBC नहीं है, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं। ट्राइब्यूनल्स कोर्ट का ही सारा काम करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट हैप्पी विद देयर ऑर्डर, यू कैन ऑलवेज अप्रोच टू द कोर्ट, क्योंकि वो आपका ह्यूमन राइट है। संविधान के तहत आप कोर्ट में तो हमेशा जा ही सकते हो। ठीक है, याद रखना। बट जस्ट उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको उनका काम कम करने के लिए हमने अपने खुद के ट्राइब्यूनल्स बना लिए हैं। ठीक है, ये हमें खुद ही हमारा प्रोसीजर, पूरा जो सिस्टम है वो अलाउ करता है। अब आगे बात करते हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। तो डिस्प्यूट्स जो है वो जुडिशरी हैंडल करती है। ना सिर्फ ये डिस्प्यूट सॉल्व करती हैं, ये कानून एक्ट को इंटरप्रेट भी करती हैं। यस, इनके इंटरप्रिटेशंस आती हैं कि इसको ये समझा जाए। अब मैंने बताया ना कि आग कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो आग के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली उसको इंटरप्रेट किया। मंडप, प्रॉपर मंडप होना चाहिए। कुर्सी तोड़ो, आप क्या कहते हैं, पेड़ तोड़ के, डालियां तोड़ के आग लगा के उसके चारों फेरे ले लो, दैट इज नॉट डन, वो हम नहीं मानेंगे। उन्होंने इंटरप्रेट करना शुरू करा। और फेयरनेस अमंग द सिटीजन, ये इनका गोल रहता है। तो इनके ये 3 काम है। हायरार्की देखें इसकी, तो हायरार्की मतलब ऑर्डर देखें तो सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। पहले फेडरल कोर्ट होता था, ये आपका एपेक्स बॉडी होती है आज के टाइम में। ये 26 जनवरी 1950 को एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 126 कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो इसको हेड बनाता है। इसका हेड जो बनाते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाते हैं। इसमें 7 मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स की बेंच होती है बेसिकली। अब लेकिन इसको 34 तक इंक्रीज कर सकते हैं अगर नीड होती है तो, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस जाके वहाँ पे खुद डिसीजंस डिसाइड कर सकते हैं। तो बेंच बेसिकली क्या होती है? ग्रुप ऑफ जजेस के जो पूरे ग्रुप होता है वो एक साथ डिसाइड करता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग द रिट पिटिशन। आप जा सकते हो कोर्ट में और रिट पिटिशन फाइल करो। पिटिशन मतलब दरख्वास्त, रिक्वेस्ट। यू कैन अप्रोच टू द कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन कि आई नीड हेल्प इन दिस। अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे ही सुने जाते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हाई कोर्ट के सुने जा रहे हैं, अपील की जा रही है। रिमेंबर दिस, दे हैव द एपलेट पावर एज वेल, ये अपील सुन सकते हैं। फिर आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखो सबसे बड़ा कोर्ट होता है स्टेट के अंदर, यानी आपको स्टेट के अंदर क्या मिलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा या हाई कोर्ट मिलेगा, या ट्राइब्यूनल्स भी हो सकते हैं। तो इनके डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो यू कैन अपील इन द हाई कोर्ट। यहाँ पे जाने के लिए एक रिट पिटिशन लगती है, जिसका जो आर्टिकल है दैट इज 226। इसके तहत आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। वहाँ पे 32 था, 32 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट में आप जाना चाहते हो तो 32 के तहत आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। और यहाँ पे 226 रिट पिटिशन, मैंने बताया जैसे कि रिट पिटिशन बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है कि हमारी बात सुनी जाए। 25 कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं पूरे इंडिया में, स्टेट्स के अंदर, जो उनकी बातों को सुनते हैं, उनके केसेस को लेते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर कुछ केसेस आते हैं जो डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही जाते हैं। ठीक है,
एपलेंट पावर है, अपील सुनने की पावर है, ओरिजिनल पावर्स हैं इसके पास, और सुपरवाइजरी पावर है, यानी ये सुपरविजन रखता है नीचे वाले कोड्स प्रोसीजर्स को, एथिकल वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ बाय फाइलिंग द रिट पिटीशन एज आई टोल्ड यू। एंड ओल्डेस्ट हमारा यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो कैलकाटा में है। इट वाज एस्टैब्लिश ऑन 2 जुलाई। हाउ यू आर गोइंग टू लर्न इट, 1 जुलाई को सीए डे होता है, तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे यू कैन लर्न इट थ्रू दैट वे। ओके, फिर आता है सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हर जगह नहीं होते, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही होते हैं वो, तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। ये बिलो हाई कोर्ट होते हैं, इसमें कोर्ट ऑफ जज होता है जिसमें सिविल लॉ मैटर सुने जाते हैं, एंड कोर्ट ऑफ सेशन होता है जिसमें क्रिमिनल सेशन मैटर सुने जाते हैं। यानी सीआरपीसी का प्रोसीजर कहाँ लगेगा, कोर्ट ऑफ सेशंस में, और कोर्ट ऑफ जज में क्या सुना जाएगा आपका, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोर्ट जो होता है आपका। दीज कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक एरिया में ही इनका जुरिस्डिक्शन यानी पावर होती है बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड बाय देम। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही सुन सकते हैं, अगर वो एरिया क्रॉस करते हैं तो दूसरे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा। जुरिस्डिक्शन ओवर द एरिया वेयर पार्टीज रिसाइड और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, अगर आपकी संपत्ति दिल्ली में लोकेटेड है तो आप फिर उत्तराखंड के यहाँ पे कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते, यू हैव टू गो देयर, या पार्टीज जहाँ की हैं वहाँ पे केस फाइल किया जाएगा। कभी कभी आप देखेंगे, आपने अगर आपने बिल्स वगैरह देखोगे तो नीचे लिखा होता है ऑल द डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ उत्तराखंड कोर्ट्स। तो आप हमसे आपको कोई दिक्कत है कस्टमर को, तो कस्टमर हमारे पास चल के आए, हम आपके पास नहीं आएंगे, आप पहले डिसाइड कर लेते हो। तो सिविल जज ट्राई सूट्स नॉट वैल्यूइंग मोर देन 2 करोड़, तो 2 करोड़ तक के केसेस यहाँ सुने जाते हैं, उससे ऊपर नहीं, सिविल में बोल रहे हैं। ठीक है, क्रिमिनल में तो फिर मैटर क्राइम का देखा जाता है ना, वहाँ वैल्यूज नहीं देखी जाती। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होते हैं जो एस्टैब्लिश हुए थे मेट्रोपॉलिटन एरिया में, यहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख तक की या उससे 10 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो हाई कोर्ट से सुनकर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स भी डाले जा सकते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का काम भी करे। जैसे वहाँ पे अगर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में आपके चीफ जस्टिस थे जो वहाँ पे उनको हेड कर रहे थे, तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन जज जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होंगे उनका जो हेड होगा दैट विल बी द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो उस एरिया का मजिस्ट्रेट होगा वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होगी। तो सो फार वी आर डन विद दिस। ये पूरा चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा कि कानून कैसे बनता है, कैसे लगाया जाता है और उसको कैसे चेक किया जाता है। तो चलो क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि मॉड्यूल में भी क्या वही चीज़ें गिवन है जो हमने पढ़ी हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले लॉ का मीनिंग समझा, उसके सोर्सेज समझे, कितने टाइप्स होते हैं लॉ के हमने पढ़ा था इसमें, जैसे कि आपका सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल होता है, कॉमन लॉ होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वही सारी चीज़ें। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला, हमने मॉड्यूल से ही चीज़ें ली हैं और उसको सिंप्लीफाई की हैं, सो दैट एटलीस्ट हम जो स्कोर करेंगे इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही अपने आंसर्स लिख के आएंगे, सो दैट हमारे नंबर ना कटे। ठीक है, हम क्वेश्चंस भी करेंगे मॉड्यूल से सारी चीज़ें, एंड ये चैप्टर आपका 1 घंटे 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सो पूरा जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर जो है, टू सम अप इन दिस शॉर्ट ऑफ टाइम, ये बहुत मेहनत लेता है, तो डू अप्रिशिएटेड। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, लॉ को एनफोर्स कैसे किया जाता है, वो रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, और हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आपका बेसिकली जुडिशियल सिस्टम, वो। तो ये इसका बर्ड्स आई व्यू है, मैं इसी के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। देखो, कहता है आपने कभी सोचा है कि लॉ की आपको जरूरत, पढ़ने की जरूरत क्यों है, आप तो चार्टेड अकाउंटेंट है, वाई लॉ, लॉयर को पढ़ने दो। कहता है क्योंकि हम फर्स्ट लेवल, हमें फुल फ्लेज चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि हम फर्स्ट लेवल कॉन्टैक्ट में आते हैं लीगल मैटर्स को लेकर। क्लाइंट सबसे पहले हमसे पूछता है, फर्स्ट लेवल पे हम लोग वो लाइन में आते हैं, सीएज हो गए, लॉयर्स हो गए, जिनसे आप सबसे पहले लीगल मैटर्स पे कंसल्ट करते हो। तो कंसल्टेंसी के लिए अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हम एडवाइस कैसे कर पाएंगे। तो वी शुड पोजेस द फुल नॉलेज, हमें पूरी नॉलेज पोजेस होनी चाहिए, सो दैट हम अपनी मैनेजमेंट को, अगर हम जॉब में हैं तो हम अपनी मैनेजमेंट को एडवाइस कर पाएंगे और क्लाइंट्स को लीगल मैटर्स पर एडवाइस कर पाएंगे, बेसिक या थ्रेशोल्ड लेवल पर, यानी बेसिक से लेके हायर लेवल तक हम जाके उसको एडवाइस कर सकते हैं। डिपेंड्स आपकी एक्सपर्टीज किस लेवल तक है। अगर हम प्रैक्टिस में हैं तो क्लाइंट्स हो गए, और अगर हम मैनेजमेंट को, अगर हम जॉब में हैं तो कहता है हम कुछ लोग स्पेशलाइज कर सकते हैं कुछ स्पेशल एरियाज में, जैसे टैक्सेशन में। टैक्सेशन का लॉ तो पता होना चाहिए उस फील्ड में, अगर हम किसी कंट्री में काम कर रहे हैं तो उस कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क भी पता होना चाहिए। अब मेजरली हम अपने इंडिया में काम करते हैं तो अपने इंडिया का बेसिक फ्रेमवर्क तो हमें पता होना चाहिए, इसलिए टॉपिक पढ़ रहे हैं और इसलिए हमें लॉ भी पता होना चाहिए आगे का।
द पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इंडियन फ्रेमवर्क हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्यों होना ज़रूरी है? बिकॉज एक नियम कानून के होने से सब चीज़ें फ्लुएंटली फ्लो करती है, मच्छी बाजार नहीं बनता। यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? इट विल गवर्न द कंडक्ट ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेशन। आप पर्सनल लेवल पे काम कर रहे हो या बिजनेस लेवल पे काम कर रहे हो, सब जगह पे कानून की जरूरत है। डाउन द एजेस मैनकाइंड ने हंटर से गैदरर तक सोसाइटी में इवॉल्व करा है और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू हम गए हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़ कि हमने ओवर द पीरियड अपने क्या सही है और क्या गलत है, देखो, टू गाइड अस ऑन द राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट, क्या सही पाथ है वो चुना था, और जो बेकार गलत था उसको हमने क्या किया था, वायलेशंस को हमने पनिश किया था। ठीक है, अब इसमें कुछ टॉपिक्स कहे हैं जैसे कोड ऑफ हम्राबी, ये सब जो आपके पुराने कोड लिखे गए हैं ये हिस्ट्री है, दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने ये अपने टॉपिक में डिस्कस भी नहीं करी। दिस हिस्ट्री आई ट्रस्ट कि ये आप रीड करेंगे यहाँ से। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड बी टेलिंग यू, आप यहाँ से पढ़ लेना। लॉ का जो हिस्ट्री है ये बहुत बेसिक लेवल पर जाकर है कि कहाँ से लॉ ओरिजिनेट हुआ रोमन कल्चर में, और बेसिकली कैसे वो लोग 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स बेसिकली रखते थे एनग्रेव्ड, उस पर कोड लिख के रखते थे। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री हैं। मैंने जो आपको चीज़ें पढ़ाई हैं दीज आर मोर कनेक्टेड टू द टॉपिक जो हमारे आने वाले हैं और जिनके क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट मैंने बताया था 1935 में पास हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। फिर मैंने बताया था 1937 में हमारा फेडरल कोर्ट बना जिसके पास एपलेट पावर थी, एडवाइजरी पावर थी और जनरल गवर्नर को एडवाइस करने की पावर थी। इसने 12 साल ऑपरेट करा और उसके 151 केसेस सुने हैं, ये सब मैंने आपको बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में आपका एक्सेप्ट हो गया था और हमें डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी हम बन गए थे, फेडरल पावर्स मिल गई थी, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले थे एज सिटीजन्स। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स को बांटा हुआ है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में थ्रू क्रिएटिंग 3 लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जिसमें पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, एंड देन कम्स योर यूनियन लिस्ट जिसमें पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास रहती है। डिपेंडिंग ऑन द लिस्ट अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग से इनकम टैक्स सेंटर के पास है। ठीक है, मैंने लिकर के बारे में बताया था, लिकर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टैम्प ड्यूटी की पावर किसके पास है, दोनों के पास मिलकर है। ठीक है, तो अलग अलग मैटर्स हैं। कैसे लॉ बनाया जाता है मैंने बताया था, सबसे पहले लॉ को प्रपोज किया जाता है बिल के फॉर्म में, उस पर डिस्कशन और डिबेट की जाती है, लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है, और फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करते हैं और ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश कर दिया जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जिस डेट को आपने नोटिफाई करा उसी दिन से वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, जो लॉ है इंडियन लीगल सिस्टम में वो सिविल लॉ का टाइप्स ऑफ लॉ में सिविल, क्रिमिनल, कॉमन एंड नेचुरल जस्टिस। मैंने सिविल में आपको बताया था बेसिकली सीआरपीसी में आपको प्रोसीजर बताया गया है, इंडियन पीनल कोड डिफाइंस द क्राइम, नेचर एंड पनिशमेंट, whereas सीआरपीसी डिफाइंस द एग्जॉस्टिव प्रोसीजर जो फॉलो करा जाएगा कोर्ट के अंदर उसको पनिशमेंट दिलवाने के लिए। बहुत सारे केसेस यहाँ पे मैंने डिस्कस भी किए थे। फिर मैंने बताया था सीपीसी वो तरीका है जिसमें हम डील करते हैं सिविल लॉ के अंदर डिस्प्यूट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस। इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का तरीका रादर देन पनिश करने का, डिस्प्यूट जो रिजॉल्व हो जाए हमारा ये मेन फोकस रहता है, ना कि सजा देने का। यहाँ पे सजा देने का रहता है, यहाँ पे डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का। कहता है फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ द एग्जांपल्स इसमें आता है, जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो आप कोर्ट में चले जाएंगे, तो वो सिविल लॉ के अंडर आप क्या करोगे, केस फाइल करोगे। कॉमन लॉ को हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, पिछले डिसाइडेड केस लॉज बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर किए गए हैं और ये बाइंडिंग होते हैं सारे कोर्ट पे। सेक्शन 141 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है कि ये भी कानून बन सकता है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इसके ऊपर होता है कि हमें टू स्टैंड विथ व्हाट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, स्टेयर डिसाइसिस रीइंफोर्सेस द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट्स टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल जो प्रीवियसली डिसाइड हुआ है वैसा ही आप करेंगे, दैट इज स्टैंडिंग ऑन द 4 legs। ठीक है, इस पर डिसाइडेड होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इन्होंने ज़्यादा डिटेल में इसको दे नहीं रखा है, बट मैंने आपको बताया था जस्ट नेचुरल, नेमो जुडेक्स, इन कॉजा सुआ, और आपका एक था इसमें ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, एंड लास्ट आपका था रीजन डिसीजन। आपको डिसीजन देना है तो प्रॉपर रीजनिंग के साथ देना है। ठीक है, लेकिन ये ओवरराइड कर सकता है जजमेंट को, प्रीवियसली डिसाइडेड को,
कॉमन लॉ को, बट इट कैन नॉट ओवरराइड द एक्ट इटसेल्फ। एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता। जो दो शुरुआत के आपने सिविल और क्रिमिनल लॉज के अंदर जो एक्ट्स हैं वो ओवरराइड नहीं कर सकता। लॉ एनफोर्स कराना है तो मिनिस्ट्री ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज हमने बनाई गई हैं। मिनिस्ट्रीज के हेड जो होते हैं मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर्स के अंडर आपके क्या होते हैं, मैंने बताया था स्टेट मिनिस्टर्स होता है। स्टेट मिनिस्टर्स के अंडर क्या आते हैं आपके सिविल सर्वेंट्स आते हैं जो IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताया था, वित्त मंत्रालय मैंने आपको बताया था, ये ट्रेजरी बेसिकली हैंडल करता है। इसके अंदर आप बेसिकली चार्टेड अकाउंटेंट्स का फेवरेट एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अवेट करते हैं, ईगरली अवेट द प्रोफेशनल्स। जो बजट का रेट आएगा या एलोकेशन क्या करा है हमने, उसके डिपेंड करेगा कि हम अपने क्लाइंट्स को आगे बेसिकली उनको एडवाइस कर पाएंगे। फिर पहला मैक्स हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट, तो श्री मोरारजी देसाई, इन्होंने ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1962 से 69 तक, और इन्होंने 10 बजट्स इन्होंने क्या करे हैं, प्रपोज करे हैं। दिस इज समथिंग फॉर योर नॉलेज। ठीक है, इनके बाद श्री प्री चिदम्बरम, इन्होंने 9 करे हैं। प्रणब मुखर्जी ने 8 करे हैं। यशवंत सिन्हा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 8 और 6 करे हैं। तो दिस इज समथिंग फॉर योर जनरल नॉलेज। दिस इज नॉट दैट डिटेल्ड नॉलेज फॉर योर कोर्स इटसेल्फ, बट हाँ जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे बनी है, तो ये एपेक्स कंट्रोलिंग बॉडी है। इसमें ही मैंने आपको डिपार्टमेंट्स सर्विसेज बताई थी और उसके अंदर मैंने बताए थे ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। यू रिमेंबर दिस, मैंने सारा आपको वही पढ़ाया हुआ है, मैंने बताया था। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आता है, इसमें 3 आती हैं आपकी, कंपनीज एक्ट, LLP और इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी। ICLS बेसिकली ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो इस बेसिक उसको क्लियर करके आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, इनका काम होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है बेसिकली, इनका ट्रस्ट किया जाता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, होम सिक्योरिटी, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम। लैंग्वेज को देखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स को देखना, और आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग डिपार्टमेंट दे रखा है यहाँ पे, बिकॉज ऑब्वियसली टेंशन जो वहाँ पे रहती है उस वजह से इट इज़ द एरिया ऑफ फोकस, जिससे उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, और भी मैटर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में मैंने 3 बताए थे, ट्रांसलेशन ब्यूरो, हिंदी ट्रेनिंग एंड आपके सेंसस ऑपरेशन का ये काम करते हैं। अब अगला आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक है, इसके अंदर मैनेजमेंट का काम होता है, लीगल अफेयर्स को मैनेज किया जाता है, लेजिस्लेटिव काम किया जाता है, नहीं लीगल काम बेसिकली किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है। मैंने आपको सारा लिख के दिया है वहाँ पे। ठीक है, सेबी का मैंने बताया आपको कि पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, फिर ये क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई और उसको पावर मिल गई, ये मैंने आपको पढ़ाया था। रिजर्व बैंक को बताया था कि ये सेंट्रल बैंक है और ये रेगुलेटरी बॉडी है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसका मुद्रान एक मैंने आपको बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान, इसका काम क्या होता है, करेंसी नोट्स को प्रिंट करना। ठीक है, इसकी जो प्रेसेस है वो नासिक में और देवास में है। ठीक है, इसके बाद RBI एस्टैब्लिश नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो पेमेंट्स को सेटल करता है, UPI वगैरह का मैंने इसमें एग्जांपल दिया था। और डिपॉजिट इशुएंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया, जिससे कि वो बैंकों को डिपॉजिट्स वगैरह और क्रेडिट देने में मदद कर सके। ठीक है, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें आप इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो होते हैं और IPA इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं बेसिकली, जैसे CAs वगैरह होते हैं, इनके बारे में यहाँ डिस्कशन होता है IPC के तहत। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर को, लोकसभा में 5 मई को पास हो गया था। ठीक है, उसके बाद उसको टाइम लगा और 1 अक्टूबर तक वो पूरा नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफाई जब हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। इसमें ना सिर्फ कंपनीज कवर्ड है बट इंडिविजुअल्स भी कवर्ड है। ठीक है, इसका काम क्या है, स्पीड अप करना रेजोल्यूशन प्रोसेस, बेसिकली किसी का अगर पैसा अटका है तो उसको जल्दी सॉल्व कराने का काम इसका था। सिंप्लीफाई कर देता है प्रोसीजर को। और इसके अंदर 2 ट्राइब्यूनल्स आते हैं, मैंने आपको बताए थे, NCLT एंड डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इसे मैंने आपको बताया था, इनका पूरा स्ट्रक्चर, इनके काम क्या होते हैं, रिजॉल्व करना, रेगुलेशन पास करना, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना एंड फेयरनेस को प्रमोट करना। हायरार्की में सबसे पहले ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 141 के तहत बना है और ये बेसिकली एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स बॉडी है जुडिशियल सिस्टम में। इसमें आपके 1950 में सेट हुआ था। अब हाईएस्ट अथॉरिटीज़ की अपॉइंट की जाती है चीफ जस्टिस अंडर आर्टिकल 126। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, सारे आर्टिकल्स इतने याद कर लो। यहाँ रिट पिटिशन 32 में जाती है और वहाँ पे 226 में जाती है। ओल्डेस्ट कोर्ट हमारा कैलकटा है। इसमें बेसिकली ट्राइब्यूनल में
ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट और जो कोर्ट केसेस के अगेंस्ट अपील करनी है तो स्टेट का हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी यही होती है। इसके पास सुपरवाइजरी पावर भी होती है कि हाई कोर्ट सुपरवाइज कर सके नीचे वाले कोर्ट्स को। टेरिटोरियल एरिया में जाना है तो आपको जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ। मेट्रोपॉलिटन एरिया में जहाँ पे 10 लाख से ऊपर का बेसिकली पॉपुलेशन होती है, 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पे आप हाई कोर्ट की कंसल्टेंसी के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिनको सॉल्व कर लेते हैं। A chartered accountant should be aware of law because he has to be expert in the law. He has to argue in High Court and Supreme Court. He has to advise the management. Which of the following is not the main source of law? Legal textbooks, Parliament, state assemblies, Constitution. Legal textbooks obviously इसमें case laws decided होता है। State assemblies, Parliament, Constitution. अब देखो ये दोनों तो पार्लियामेंट ही होती हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, लीगल टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, ये आपका मेन सोर्स नहीं होता, टेक्स्ट बुक सिर्फ इंटरप्रिटेशंस होती हैं। इन इंडिया वी फॉलो द फेडरल गवर्नमेंट, इट दिस मीन्स ऑल द पावर इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। देयर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर, ऑल द पावर इज विद द सेंटर, नो, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में आया था। इनकम टैक्स 1961 इज अ पार्ट ऑफ स्टेट सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल के पास होती है इनकम टैक्स की पावर। The law concerned with the violation of law and punishment is of the same concerned with the violation of rule of law and punishment. Punishment कहाँ दी जाती है, क्रिमिनल में। ठीक है, which of the following is not the example of civil law? breach होता है, non deliverable goods होता है, non payment of dues होता है, तो ट्रैफिक ऑफेंसेस इसमें नहीं आते सिविल के अंदर। when the law is proposed in the parliament it is known as bill, अभी वो बिल ही होता है। Which of the following is not the department of ministry? इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू होता है। स्टेट्स कहाँ होता है, होम, गृह मंत्रालय में, होम अफेयर्स में। ठीक है, तो स्टेट्स वहाँ नहीं होता। कोर्ट गेट टेरिटोरियल लिमिट्स बेस्ड ऑन लोकल लिमिट्स विद इन द पार्टी रिसाइड्स या प्रॉपर्टी, संपत्ति भी हो सकती है और डिस्प्यूट पार्टीज जहाँ रहती है वो भी हो सकती है। तो आइदर ए और बी ये होना चाहिए, ना कि सिर्फ बी। ठीक है, तो संपत्ति हो या बंदा वहाँ का हो तो कोर्ट को टेरिटोरियल लिमिट्स में अंदर करना पड़ेगा। और 2 करोड़ का मैंने अमाउंट भी बताया था वहाँ पे। तो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस। तो देखो आपको इस चैप्टर को पता होना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज कमिंग इन द फ्यूचर। अब जो आगे के लेक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें प्रॉपर लॉ स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया। आई ट्राई टू कंक्लूड दिस इन 1 आवर और समथिंग, 15 to 20 मिनट्स। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी जाएगी, बट अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। और इसका फिर हम टेस्ट भी लेंगे आपका, तो इसको अच्छे से तैयार कर लो। इसमें जितनी भी माइन्यूट चीज़ें हैं, कोई डिस्प्यूट है, कोई आपको क्वेरी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।